Hey everyone, so here we are back with another video from our mineral and power resource. So basically this is the last video lecture from this particular chapter. ठीक है, तो हम बेसिकली सारे मिनरल्स को और पावर रिसोर्सेज को एक बार डिस्कस कर चुके थे. हम लोग ऑलरेडी कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के बारे में भी डिस्कस कर चुके थे. एंड नाउ वी वर स्टडिंग इन डिटेल अबाउट द वेरियस कन्वेंशनल सोर्सेज, जहाँ हम लोग ऑलरेडी फायरवुड, कोल और पेट्रोलियम को डिस्कस कर चुके थे, है ना. तो आज के लिए हम लोग किसको डिस्कस करने वाले हैं? नेचुरल गैस को. तो बेटा नेचुरल गैस एक ऐसा पावर रिसोर्स है जो हमें पेट्रोलियम के साथ ही मिलता है. ठीक है, जब हम लोग पेट्रोलियम को निकालते हैं ना ड्रिलिंग करके, तो उसके साथ में जो गैस इवॉल्व होती है वो नेचुरल गैस होती है. ये यूज़ की जाती है डोमेस्टिक एज वेल एज इंडस्ट्रियल फूड में, मतलब हमारे घरों में भी यूज़ होती है और ये इंडस्ट्रियल में एज अ रॉ मटेरियल भी, एज अ फ्यूल भी यूज़ की जाती है. जनरली ये अवेलेबल होती है इन कंट्रीज़ लाइक रशिया, नॉर्वे, यूके एंड नीदरलैंड. और इंडिया में भी ये पाई जाती है. मुंबई पेट्रोल तो आपको पता है ना कहाँ मिलता है? मुंबई, जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी बेड डेल्टा और त्रिपुरा. ठीक है, ये ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर हमें नेचुरल गैस अवेलेबल होती है. इसके बाद में अगर मैं देखूँ तो लास्ट हमारे पास आता है हाइडल पावर. अब बेसिकली हाइडल पावर होता क्या है अगर आप यहाँ से समझोगे तो. अभी हाइडल मतलब क्या होता है? हाइड्रो मतलब क्या होता है? वाटर. तो अब आपको यहाँ से समझना है कि डैम कंस्ट्रक्ट कर दिए जाते हैं और डैम के में अभी देखो यहाँ पानी फ्लो रहा है. ठीक है, अब डैम के अंदर जब पानी आएगा, ठीक है, अब वो उसको कहाँ भेज दिया जाएगा? इस टर्बाइन के पास में. यहाँ टर्बाइन होता है, ये जो रेड में आपको पूरा दिख रहा है जनरेटर, और ये टर्बाइन बिलो में लिखा हुआ दिख रहा है ना. अब यहाँ पर क्या होता है कि पानी यहाँ पर आता है और यहाँ की जो विंड्स होती है, मतलब इसके जो विंग्स होते हैं, वो पानी को इस तरह से डिस्चार्ज करते हैं कि उससे जो मतलब इस तरह से उसको सर्कुलेट करते हैं कि उससे एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है. ठीक है, और उस एनर्जी को हम लोग क्या बोल देते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. मतलब आप ये समझोगे कि रिवर वाटर को इस तरह से फॉल करवाया जाता है. कहाँ पर? इन टर्बाइंस के ऊपर. टर्बाइन के जो विंग्स होती है उसके ऊपर उसको इस तरह से डाला जाता है कि वहाँ का जो जनरेटर है वो खुद उस पानी को किस में प्रोड्यूस कर देता है? इलेक्ट्रिसिटी में. ओके, सो और जो पानी से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. पानी से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो होती है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. एंड यू नीड टू रिमेंबर कि इवन जो पूरे वर्ल्ड की जो 1/3 ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी है वो वाटर से ही प्रोड्यूस होती है. ओके, तो ये बेसिक चीज़ थी. यहाँ पे समझ में आया कि हाइड्रो जो है, ठीक है, वो रिवर वाटर से जो इलेक्ट्रिसिटी बनी है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होती है. और यहाँ पर पूरे वर्ल्ड में 1/3 ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन जो होता है वो पानी से होता है. ये पूरा सिस्टम भी समझ आ गया. पानी जो है वो कहाँ पर जाएगा? इस टर्बाइन के पास जाएगा. टर्बाइन में जनरेटर लगे हुए हैं, वहाँ से वो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी? इलेक्ट्रिसिटी में, और फिर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर दी जाएगी. ओके, तो ये कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ एनर्जीज थी. अब नॉन कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ एनर्जीज आप देख लो कि नॉन कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ एनर्जीज क्या होती है. यहाँ भी हम लोगों को 5 से 6 नॉन कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ एनर्जीज पढ़ ली है. सबसे पहला विंड एनर्जी. आपको पता है विंड मिल्स होता है. ठीक है, वहाँ से हम लोग क्या करते हैं? विंड की जो स्पीड होती है उसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर देते हैं? इलेक्ट्रिसिटी वगैरह में. फिर उसी तरह से हमारे पास सोलर एनर्जी होती है. सोलर पैनल्स वगैरह सेटअप किए जाते हैं. सोलर एनर्जी को, सन की एनर्जी को ट्रैप करके उसे यूज़ किया जाता है. सेम मैनर के अंदर हमारे पास टाइडल एनर्जी होती है, न्यूक्लियर एनर्जी होती है, बायोगैस होता है और जियोथर्मल एनर्जी होती है. तो इनको अगर मैं प्रॉपर्ली इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस समझूँ तो जो विंड एनर्जी है सबको आपको बेसिकली दिखेगा कि जो नॉन कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है वो नॉन पल्यूटिंग होती है और इनएग्जॉस्टेबल होता है. तो ये तो आप सबके अंदर लिख सकते हो कि विंड एनर्जी वगैरह जो है वो नॉन पल्यूटिंग है, इनएग्जॉस्टेबल है. ठीक है, अब इसके बाद में इनके डिसएडवांटेजेस अगर मैं स्पेशली विंड के अंदर देखूँ तो जो विंड मिल्स है वो काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, आवाज़ क्रिएट करते हैं, और उनको सेटअप करना भी काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है. ठीक है, एंड अगर आप खुद भी सोचो कि अगर आप बर्ड्स वगैरह जो वहाँ पे फ्लाई कर रहे हैं और वहाँ पे विंड मिल्स चल रहे हैं तो वहाँ से उनको बहुत ज़्यादा डेंजर होता है उनकी लाइफ के लिए, बर्ड्स वगैरह के लिए पर्टिकुलरली. और मैं सोलर पैनल के लिए भी बात करूँ तो सेम चीज़ सोलर पैनल के लिए भी है कि अब आपने क्या पढ़ा था? अभी हम लोग जब कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ एनर्जीज पढ़ रहे थे तो हम लोग ने वहाँ पे कोल पढ़ा था, है ना, पेट्रोलियम पढ़ा था. अब बेटा क्या एक्चुअली होता क्या है? कोल पेट्रोलियम को हम कंटिन्यूसली यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि अगर हम इनका कंटिन्यूसली नॉन स्टॉपेबल यूज़ करेंगे तो ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे और साथ में पॉल्यूशन भी क्रिएट करेंगे. ठीक है, तो अब इन्हीं का हमें एक अल्टरनेटिव सोर्स हमने ढूंढा है. जैसे विंड एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, टाइडल एनर्जी हो गया, न्यूक्लियर, बायो और जियोथर्मल के फॉर्म में. ठीक है, स्पेशली आप यहाँ पे विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी मतलब तो आप बहुत अच्छे से समझते हो. ठीक है,
इसके बाद में अगर हम पर्टिकुलर बात करते हैं कि नेक्स्ट टाइडल एनर्जी क्या होता है, तो टाइडल एनर्जी के अंदर भी सेम कि नॉन पोल्यूटिंग और इनएग्जॉस्टेबल होता है, ठीक है। तो उसी मैनर में टाइडल एनर्जी भी सिमिलर है हमारे पास, जो नॉन पोल्यूटिंग और नॉन एग्जॉस्टेबल है, ठीक है। अब इसकी वजह से भी कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं कि वहाँ का जो हैबिटेट होता है, जिस एरिया में टाइडल एनर्जी को यूज़ किया जा रहा है, यूटिलाइज़ किया जा रहा है, वहाँ का नेचुरल वाइल्ड लाइफ जो पूरा हैबिटेट है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो दैट कॉजेज डिसबैलेंस एंड इकोलॉजी। फिर हम लोग अगर न्यूक्लियर की बात करते हैं तो न्यूक्लियर में भी अब बहुत एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अच्छा है, बहुत, मतलब अगर आप देखोगे तो एक पर्टिकुलर न्यूक्लियर जो है वो बहुत लार्ज स्केल पर हमें एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है, पर इसको यूज़ करने के लिए हमें हाई टेक्नोलॉजी चाहिए एंड दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव टू यूज़, ओके। और इसकी वजह से क्या होता है कि रेडियो एक्टिव वेव्स निकलती है, जिसकी वजह से जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंजीरियस होती है। बायोगैस की अगर मैं बात करूँ तो ये थोड़ा बाकी सबके कंपैरेटिवली लो कॉस्ट है एंड ईजी टू ऑपरेट है, ठीक है। और पर इसकी वजह से क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग को इन्हांस करता है बायोगैस, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसका एक ड्रॉबैक हो जाता है कि इससे बहुत ज़्यादा हीटिंग प्रोड्यूस होती है। जियोथर्मल एनर्जी की बात करूँ तो मैं ये काफ़ी इको फ्रेंडली और काफ़ी क्लीन फ्यूल के फॉर्म में यूज़ किया जाता है, पर इसके साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ये कॉस्टली भी है और ये हर जगह पे लोकेट नहीं किया जा सकता। दीज आर लोकेटेड फार फ्रॉम द सिटीज़, तो इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो जनरली हमारा बढ़ जाता है। तो दीज वर द बेसिक नॉन कन्वेंशनल फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज। और लास्टली अब हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो स्पेशली 3 मार्क्स या 4 मार्क के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, दैट जो हम लोगों ने रिसोर्सेज पढ़े, चाहे हम लोगों ने कन्वेंशनल की बात करी, चाहे हमने नॉन कन्वेंशनल की बात करी, चाहे हमने मिनरल्स के बारे में जो पढ़ा था, तो हम लोगों ने देखा कि उनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में, है ना। तो इनका बहुत ऑल्टरनेटिव यूज़ भी है। तो ऑल्टरनेटिव यूज़ और इमेंस इंपॉर्टेंस होने की वजह से हमें इन रिसोर्सेज को कंजर्व भी करना पड़ेगा। तो कंजर्वेशन कैसे करोगे आप, ये आपको अच्छे से पता है, ठीक है। आप जो इंक्रीज द इन पावर स्टेशन एफिशिएंसी, मतलब आप किसी, जैसे मानो कि पहले आप क्या कर रहे थे, 1 किलो से आप 10,000 वॉट ऑफ एनर्जीज अगर आप प्रोड्यूस करें थे, मतलब जस्ट टू टेक एन एग्जांपल कि 1 किलो ऑफ कोल से आप 10,000 वॉट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करें, तो उसमें जितना भी थोड़ा बहुत वेस्टेज था उसको मिनिमाइज कर लो, और उसी 1 किलो से आप क्या करने की कोशिश करो, 12 to 13,000 ऑफ किलो वॉट एनर्जी प्रोड्यूस करने की कोशिश करो, मतलब जितना भी एक एक्स्ट्रा वेस्टेज हो रहा है उसको रिड्यूस करो। 4th पॉइंट, जनरल इंक्रीज इन पावर एफिशिएंसी ऑफ मशीनरीज एंड अप्लायंसेस। आपने देखा होगा कि जितनी भी पुराने व्हीकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्मोक एमिट करते हैं, है ना, ठीक है। और जितना न्यू व्हीकल्स अगर हम लेंगे तो वो थोड़ा सा एफिशिएंट होते हैं, इफेक्टिव भी होता है और एफिशिएंट भी होता है। तो यही चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी, हम लोग हमारी मशीनरीज और अप्लायंसेस जो यूज़ कर रहे हैं उनको थोड़ा सा हम लोग क्या बोले कि थोड़े से अच्छे क्वालिटी के हम लोग यूज़ करें, या हम लोग वो ख़राब ना हो, ताकि वो क्या होगा, उससे वेस्ट ऑफ रिसोर्स है और जो पोल्यूशन है वो भी बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा। बर्निंग ऑफ वेस्ट टू जनरेट पावर, इवन जो वेस्ट मटेरियल है हमें उसका भी, आपने मतलब जैसे अभी हम लोगों ने देखा, हम लोग डैम के बारे में जब आप लोगों को हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मैंने बताया, अब क्या होता है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में भी बेटा आप एक चीज़ नोटिस करो कि आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर ली, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के बाद में वापस से कुछ पानी ऐसा था जो डिस्चार्ज हो गया, जो इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट के फॉर्म में बाहर निकल गया। तो हमें ऐसा कुछ मेथड भी इन्वेंट करना चाहिए जिससे हम लोग क्या कर सकें, इस वेस्ट का भी यूटिलाइजेशन कर सकें, ओके। एनर्जी को एक प्लान्ड मैनर में हमें यूज़ करना चाहिए। कंजर्वेशन इज पॉसिबल ओनली बाय मेकिंग यूज़ ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल मतलब जो इजीली रीग्रो कर जाए, ठीक है। हर एक रिसोर्सेज को आप, क्योंकि नॉन रिन्यूएबल तो बिल्कुल इजीली रीग्रो नहीं होते, तो हमें उन्हें एक प्रॉपर टाइम मैनर देना चाहिए जिसमें वो खुद को प्रॉपरली रीस्टोर कर, ओके। So here we have completed the whole chapter where we have discussed about minerals, where we have discussed about power resources, conventional और non conventional कैसे होता है, और conventional का स्पेशली हम लोगों ने differentiation manner में पढ़ लिया, जो जनरली एग्जाम्स में पूछा जाता है कि differentiate between the advantages and disadvantages of a particular kind of mineral, ठीक है। So that's it for today. Thank you everyone.